जी हां दोस्तों, छात्रों के आक्रोश के साए में लड़े गए पहले ही चुनाव में करारी शिकस्त मिलने के बाद में आखिर ऐसा क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी एक नई मुश्किल में फंस गए हैं। आखिर अभिजीत दीपिके और राहुल गांधी के एसोसिएशन में अब ऐसा कौन सा नया प्लान जमीन पर उतारा जा रहा है जिसमें देशव्यापी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से घिर रही है। लेकिन पहले से ही अपनी बदजुबानी, अपनी बेवकूफाना हरकतों के कारण कंगना रनावत ने बीजेपी को जो इतनी मुश्किलों में डाल रखा था, और कुछ ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से बीजेपी और मुश्किल में फंस गई। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें क्योंकि यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वक्त देश के अंदर 3 राज्यों के उपचुनाव को लेकर के उनके नतीजों पर विश्लेषक अपने अपने विश्लेषण कर रहे हैं। कैसे बिहार में भारतीय जनता पार्टी हार गई जिनजी के आक्रोश के सामने, कैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने फिर से बीजेपी को हराया। मगर दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में एक और नई बहस सामने आ गई कि क्या सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के हर राज्य को जंतर मंतर में तब्दील किया जा रहा है। आगे आपको दिखाऊंगा दोस्तों किन किन राज्यों के छात्र आंदोलन से और छात्रों से अभिजीत दीपिके की बात हुई, उसका वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। मगर ये कंगना रनावत, क्या वाकई एक कहावत है कि जब अक्ल बट रही थी तो शायद सो रहे थे आप, इस तरीके से लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी कर देते हैं। कंगना रनावत के साथ क्या वाकई ऐसा ही है? क्या वाकई कंगना रनावत को बीजेपी जिस मकसद के तहत लेकर के आई थी, महाराष्ट्र में पूरी भूमिका बदलवाने के बाद में, अब वो पूरा हो चुका या उस लायक है ही नहीं कंगना रनावत? नई मुश्किल में क्या डाला। लेकिन दोस्तों, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ऐसा लगता है कि जिस चीज की व्याख्या करते हैं, जिस चीज पर बात करते हैं, ऐसा लगता है या ऐसा दर्शाने की कोशिश करते हैं कि मैं तो इस चीज में एक्सपर्ट हूं। आप देखते हैं कि वो जहां जाते हैं कहते हैं कि इस जगह से मेरा बड़ा पुराना गहरा नाता है। और ऐसी स्थिति में दोस्तों, ऐसी स्थिति में जहां पर अभिजीत दीपिके के पिता के खिलाफ में, उनके परिवार वालों के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी के लोग केसेस कर रहे हैं, उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का ऐसा लांछन लगा रहे हैं जिसको लेकर के अभिजीत दीपिके की छवि खराब की जाए। और इसी बीच में एक किसी भाजपा के नेता और उसके समर्थक ने एक आरटीआई डाल दी कि अभिजीत दीपिके को स्कॉलरशिप कैसे मिली। इसने जो बाहर जाकर के पढ़ाई की, उस पढ़ाई का फाइनेंस कहां से आया। अभिजीत दीपिके दोस्तों, उन्होंने इस बात का जवाब देकर कहा कि मुझे अभी भी पता चला कि मेरी पढ़ाई, मेरे स्कॉलरशिप के खिलाफ आरटीआई भारतीय जनता पार्टी के नेता और बीजेपी के समर्थक ने डाली है। मैं तो अपने सारे कागज में दिखा दे रहा हूं। लेकिन अब मेरी डिमांड सुन लीजिए कि उन भक्तों से कहूंगा कि फिर आप अपने भी लीडर का, उनकी भी डिग्री दिखा दीजिए जिन डिग्री को छुपाए बैठे हैं। तो जानते हैं किसके लिए कह रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी के लिए। सुनिए अभिजीत की जुबानी। हेलो एवरीवन, मैंने अभी देखा कि किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने मेरे ऊपर आरटीआई फाइल की है और वो जानना चाहते हैं कि मैंने अपनी एजुकेशन कैसे कंप्लीट की। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके नेता अपनी डिग्री दिखाएंगे? मैं अपना स्कॉलरशिप लेटर और एजुकेशन लोन का लेटर दिखाने के लिए तैयार हूँ। क्या आपके नेता उनकी असली डिग्री दिखाएंगे? और मुझे समझ नहीं आता इन लोगों को एजुकेशन से इतनी क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई आम घर का लड़का बॉस्टन यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़कर आ गया तो इससे इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? आप लोग एजुकेशन के इतने खिलाफ क्यों हो? अब दोस्तों, एक तरफ जहां पर देश में इस बात की चर्चा है कि देश के प्रधानमंत्री ने अपने तौर पर अपने उस फॉलो फ्रेंड्स वाले वीडियोस के जरिए एक हाई मोरल ग्राउंड, जो कि उनके मुंह से शायद सूट भी नहीं कर रहा था, देश की मासूम बच्चियों के सामने बांधने की कोशिश की और उनसे माफी मंगवाया गया। कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासनिक टीमों ने उस नोएडा की 15 वर्षीय मासूम बच्ची, उसके परिवार को मजबूर करके, हाथ जोड़ करके जो माफ़ी मांग रही बच्ची कि मुझसे गलती हुई, प्रधानमंत्री को गाली दे करके, ऐसा वीडियो शूट करा करके जारी कराया गया ताकि छवि एक गढ़ी जाए कि देखा मोदी जी ने एक वीडियो जारी किया और देश की जिंदगी उनकी तरफ खींचती चली गई। अब दोस्तों, अभिजीत दीपिके ने सीधे सीधे ये कह दिया कि साहब आपने तो हाई मोरल ग्राउंड तय करते हुए, किसके लिए? बच्चियों के लिए आपने उनसे माफी मंगवा ली। मगर क्या आप भी माफी मांगेंगे? क्या आप अपने लिए भी हाई मोरल ग्राउंड तय करते हैं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर?
क्योंकि दोस्तों आप ये कहते हैं कि देश में आक्रोश है, समाज में एक आक्रोश है, किस तरीके से भद्दी भद्दी गालियां दी गई हमारे स्वर्गवासी माता को, बच्चे बहक जाते हैं, गुमराह हैं ये, इनको राह दिखाना हमारा कर्तव्य है। तो फिर आप अपने लिए भी कोई रोड मैप तैयार करते हैं, क्योंकि आपकी पुलिस ने उन बच्चियों के साथ में क्या हश्र किया, उनके कपड़े फाड़े, उनके प्राइवेट पार्ट्स पर किस तरीके से हाथ फेरे, डंडे मारे, आंसू गैस की गोलियां, आंसू गैस के गोले, यहाँ तक कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया। आप कब माफ़ी मांगेंगे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर? हेलो एवरीवन, कल हम सभी ने मोदी जी का वीडियो देखा जहां पर वो कह रहे थे कि वो माफ़ कर रहे हैं बच्चों को। मुझे लगता है मोदी जी आज भी रात को एक वीडियो डालेंगे नया, तो मैं उम्मीद करता हूँ मोदी जी उस वीडियो में माफ़ी मांगेंगे 20 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुआ है उसके लिए। 12-12 साल की लड़कियों का सर फोड़ा गया है पुलिस के द्वारा, लड़कियों के कपड़े तक फाड़े गए मेल पुलिस ऑफिसर्स ने और उनको पीटा गया है, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स पर भी पुलिस ने लाठियां चलाई है। तो मैं चाहता हूं आज रात के वीडियो में मोदी जी सभी उन लड़कियों से माफ़ी मांगे जिनको पुलिस ने इतनी ब्रूटैलिटी से मारा है। और दोस्तों ये सिर्फ सवाल की शक्ल में ही नहीं बल्कि एक चेतावनी की शक्ल में, क्योंकि 5 अगस्त को एक हाई लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं अभिजीत दीपिके, जिसमें आगे की रणनीति बनाएंगे। अभिजीत ने ऐलान किया कि पूरे देश में अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे। झारखंड से छात्रों की एक अपील आई इसी बीच में अभिजीत दीपिके की, वीडियो कॉल पर देखिए अभिजीत दीपिके किस तौर पर अपने सहयोगी, अपनी पार्टी के प्रवक्ता और उस झारखंड के छात्र आंदोलन के उस छात्र से बात कर रहे हैं। हम लोग आपका समर्थन चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने दिल्ली के जंतर मंतर में जो चीजें की उसे देख करके गई, जो चीज सोच रही थी सरकार की नहीं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सब ने, युवाओं ने और सरकार को झुकना पड़ा। या आपने साबित कर दिया कि झुकता है जमाना, झुकाने वाला होना चाहिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बातों को आप। सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप हमारे समर्थन में रहें, जो भी मांगे हैं डिमांड से मेरे भैया ने पूरी तरह जितने भी आप लोग स्टूडेंट्स झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हो, हम पूरी तरह आपके साथ है, हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है। और आपको किसी भी चीज की जरूरत रहेगी, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप हमें बता दीजिए, हम वो सारी चीजें करेंगे जो आपके आंदोलन को मजबूत कर सकती है। और आपकी जितनी भी डिमांड्स है हम उन डिमांड्स का भी पूरा समर्थन करते हैं और हम हमारी तरफ से भी उन डिमांड्स को आगे रखेंगे। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और भाई है हमारे, बात रखेंगे आपसे। हेलो सर, कैसे हैं? विजय मेहता हुआ मगर दोस्तों अभी ये सारी की सारी चीजें हैं ही हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो मध्य प्रदेश और बिहार कैसे हारी, हालांकि समझ तो उसे बहुत पहले से आ गया था। जिस दिन 20 तारीख को जनता का, छात्रों का आक्रोश दिखा, उसी दिन समझ में आ गया था कि आगे किस किस्म की तस्वीर दिखेगी, और उसी का रिफ्लेक्शन बिहार के उपचुनाव के नतीजे में चीजें दिखी हैं। अब दोस्तों वो सोच रहा है बीजेपी खेमा कि जो तस्वीरें आई हैं, जो नज़ारे आए हैं बिहार और मध्य प्रदेश से, इसने तो बीजेपी की उस सारी रणनीति को धराशायी कर दिया जिसकी बुनियाद पर ये चुनाव जीत जाते थे। मगर अभी इसी मंथन में मुश्किल में थी कि इन्हीं के सांसद ने, जिनको बड़े प्यार से मोदी शाह लेकर के आए थे, पहले उसे तैयार किया, सजाया सवारा, महाराष्ट्र की राजनीतिक धरती पर उद्धव ठाकरे के लिए तू तड़ाक करवाया, और उसके बाद में उसे लाकर लोकसभा का टिकट देकर जितवा कर पार्लियामेंट में बिठा दिया। और वो देखिए उसकी उस सांसद की बदतमीजियाँ, बददिमागियाँ, ऐसा लगता है कि जैसे पढ़ाई लिखाई से वाकई उसका दूर का वास्ता नहीं रहा। वैसे नहीं रहा उसका वास्ता, उनका तो खुद का इंटरव्यू है, मैं स्कूल से ही छोड़ करके भाग गई थी, घर वालों को नाराज़ करके जाकर के थिएटर में दिल्ली में कैसे कैसे स्ट्रगल किया। और फिर उनकी कहानी आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इतनी बातचीत कंगना रनौत के बारे में हो रही है तो उनकी स्ट्रगल के दिनों को आप ज़रूर पढ़ लीजिए, कैसे कैसे कहाँ से इन्होंने सपोर्ट लिया और फिर कैसे पहुंची उस जगह। लेकिन दोस्तों इन तमाम चीज़ों के बीच में कंगना रनौत, जिन्होंने अभी इस जेनजी को गटर जनरेशन बोला था, मतलब जिसको मोदी और शाह और पूरा बीजेपी देश का भविष्य बोलता है, छात्रों को, युवाओं को, इनकी इतनी राजनीतिक हैसियत कंगना महारानी जी कि वो उसको गटर जेनजी बोलती हैं। कितनी थूथू हुई थी आपने देखा। लेकिन अब फिर क्या किया,
अब इन्हीं एक्ट्रेस ने किस तरीके से, किस अंदाज में अब जो कुछ कहा है उससे और ज्यादा तहलका मच गया। एक वीडियो सुबह सुबह जारी किया जिसमें बोल रही कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जिन हिंदू लड़कियों के पहले कोई विचारधारा नहीं थी, लेकिन इस्लामिस्ट के संपर्क में आते ही लड़कियां कट्टरपंथी विचारधारा वाली हो जाती हैं। महारानी पहले खुद भी शादी कर लो, दूसरों की, अपनी ही इंडस्ट्री की दूसरी को एक्ट्रेसेस की इस तौर पर शादीशुदा महिलाओं को लेकर के किस तौर पर बदतमीजी के साथ बदजुबानी आप करती हैं। आपसे लोग कहेंगे कि मैडम शादी तो कर लीजिए। अब ये क्या कहते हैं कि जैसे वो इस्लामिस्ट के संपर्क में आती है वो कट्टर विचारधारा वाली हो जाती है। इन्होंने लिया बीजेपी के पूर्व नेता सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा पर। दोस्तों, कंगना रनौत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अब यूजर ये पूछ रहे हैं कि क्या कंगना ने इस वीडियो के जरिए सोनाक्षी को लेकर तंज करके हासिल क्या करना चाहा। कंगना ने कहा कि मैं आपके साथ विचार नहीं, एक फीलिंग शेयर करना चाहती हूँ। आज सुबह मैं एक पोस्ट कर रही थी, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हम बहुत हिंदू बेटियां और बहनें जिनके संपर्क में रहे, उनके हमने करीब से जब जाना भी है, हम देखते हैं कि वो हिंदू, लेकिन चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे धर्म हो, उसको लेकर उनकी कोई विचारधारा नहीं, वो न्यूट्रल हैं। लेकिन जैसे ही आप संपर्क कह लीजिए, शादी कह लीजिए, दोस्ती कह लीजिए, इस्लामिस्ट के संपर्क में आती हैं तो वैसे ही उनकी सोच इतनी डिफाइंड हो जाती है, इतने कट्टरपंथी बन जाती है। मुझे लगता है दोस्तों, ऐसे सांसदों को तत्काल प्रभाव से लोकसभा स्पीकर को सस्पेंड करना चाहिए। जिस सांसद के बयान से देश में आपसी सौहार्द टूटता हो, जिस सांसद के बयान से सिर्फ वाहियात बातें निकलती हों, बेहूदगी वाली बातें निकलती हों, ऐसी महिला पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। लेकिन स्पीकर महोदय, सभापति महोदय किस पर लेंगे एक्शन? कल्याण बनर्जी पर। आपने देखा होगा कल्याण बनर्जी को सस्पेंड कर दिया। लेकिन दोस्तों, कंगना जैसे शो पीस को इसी किस्म की बदजुबानी के लिए रखा रहते हैं। आइए, हालांकि मैं कंगना का वीडियो उनकी मुंह से निकलती हुई वाहियात बातें आपको सुनवाना नहीं चाहता था, लेकिन सुन लीजिए। जबकि मैं पार्लियामेंट के लिए लेट हो रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा मैं आपके साथ अपना एक कुछ विचार नहीं, एक फीलिंग जो है वो शेयर करूँ। क्योंकि आज मैं सुबह एक पोस्ट कर रही थी, एक हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बहन है, बहुत ऐसी हमने फिल्म इंडस्ट्री में हिंदू बेटियां, बहनें जिनके संपर्क में हम रहे हैं, उनको बहुत क्लोजली देखा भी है, जाना भी है। और हम देखते हैं कि है वो हिंदू, लेकिन चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे रिलीजन हो, उसको लेकर उनकी कोई विचारधारा नहीं है। यूथ में यूजुअली ऐसा होता है, वो बहुत ही न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही वो, चाहे आप संबंध कह लीजिए, शादी कह लीजिए, दोस्ती कह लीजिए, इस्लामिस्ट के संपर्क में आते हैं, वैसे ही उनकी सोच इतनी डिफाइंड हो जाती है, इतने कट्टरपंथी लेफ्टिस्ट वो बन जाते हैं, विच आई थिंक देयर इज नो हार्म इन दैट। क्योंकि आपको संविधान ये आज़ादी देता है, आप जो चाहे उस तरह का रिलीजन या आइडियोलॉजी अडेप्ट कर सकते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम की बात है, लेकिन जब हिंदू बेटियों की बात आती है, क्योंकि आज मैं अपने आप को डिफेंड नहीं करूंगी, मैं नहीं कहूंगी कि जी मैंने आइटम नंबर्स के खिलाफ या पे पैरिटी के खिलाफ या कभी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम नहीं किया, हीरोज के खिलाफ मैंने जो है वो बहिष्कार किया, मैंने नेपोटिज्म के खिलाफ लड़ाई लिया, आप मुझे ऐसा कैसे कह सकते हैं। हाँ, मैं एक मॉडरेट हिंदू थी। आज अगर मैंने खुद को डिफेंड कर लिया तो इतनी न जाने कितनी बेटियां जो ये जिसे कहते हैं कि लीप नहीं ले पाएंगी। हाँ, मैं मॉडरेट हिंदू थी। आज इसी वक्त मुझे जो है जो मुझे तंज किया जाता है, तुम कब से संघी बन गई, मुझे संघी बनना है। मुझे जो है बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी, जिसे एक अवेकन्ड हिंदू, मुझे बनना है, मुझे कन्वर्ट होना है। मैं क्यों नहीं कन्वर्ट हो सकती? तो ये जो दोगलापन है समाज का, जब हिंदू बेटियों की बात आती है तो जो समाज के ठेकेदार है वो एक अग्नि परीक्षा के लिए हमारे 10 साल पुराने, तुम तो पार्टी करती थी, तुम तो ये करती थी, ठीक है मैं सब कुछ करती थी, लेकिन आज मुझे भी कन्वर्ट होना है और मुझे जो है एक डिफाइंड और एक अवेकन्ड हिंदू बनना है। तो मेरे लिए वो रास्ता क्यों बंद है? तो ये जो है ये एक दोगली सोच और दोगले विचार नहीं चलेंगे। और बाकी आप लोग मुझे बताइएगा मेरी और कैसे विचार फाइन हो सकते हैं। और आई जस्ट फील दैट हमारी बेटियों को भी वो आज़ादी होनी चाहिए। अगर उनको कन्वर्ट होना है डिफाइंड और डिसिप्लिन्ड हिंदू में, व्हाई नॉट। अब आप सोचिए कि जिस सांसद को देश के बारे में काका गागा नहीं पता, जिस सांसद को राजनीति के आर से भी दिलचस्पी नहीं ना पता है, जिस सांसद को यह नहीं पता गांव में गरीबी, गुर्बत, खेतिहर मजदूर, किसान, शहर में अमीरी, रईसी और उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए
कर्ज को माफ़ किया जाना, 10,000 कर्ज लेने वाले एक गरीब किसान को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दे, जिनको इन सारी स्थितियों से कुछ लेना देना नहीं, वो इस किस्म की वाहियात बातें ही करती हैं। समाज के बारे में कुछ पता नहीं, देश की आर्थिक स्थिति है उसके बारे में कुछ पता नहीं। सही कहा था भारतीय जनता पार्टी की एक नेता ने, जिसके खुद डिग्री का आता पता नहीं, लेकिन वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं बिहार के। उन्होंने कहा था कि ऐसे नचनीय लोगों को सामने ला करके टिकट दे देते हैं, क्या किया जाए। हालांकि उन्होंने विपक्ष के किसी नेता को लेकर कहा था। तो ऐसे शब्द में दोस्तों, उनका शब्द अगर प्रयोग करूं, हालांकि मैं नचनिया नहीं कहना चाहता, वो भी एक प्रोफेशन है, चूंकि देश का संविधान इजाज़त देता है, कानून तो कोई भी कुछ कर सकता है। लेकिन सोनाक्षी सिन्हा ने दोस्तों, सोनाक्षी सिन्हा ने ऐसा क्या कह दिया था जिससे ये फुदक रही सांसद महोदया, जिनके कारण उनको चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर वो फूलों की बारिश इनके ऊपर हुई थी ना, वो सीआईएसएफ की महिला ने, सिक्योरिटी गार्ड ने किया था, क्योंकि एक किसान महिला को भी, उन बूढ़ी औरतों, बुजुर्ग औरतों को भी किराए की टट्टू की भाड़े की टट्टू कह रही थी। सोनाक्षी सिन्हा ने क्या कहा था? जिनजी की तारीफ ही तो की थी, थोड़ा खुश होकर के सैल्यूट कर दिया था कि जिनजी तुम्हें सैल्यूट है, तुम अपने हक की आवाज़ ऐसे ही उठाते रहो, और तुम अपनी आवाज़ उठाओगे, दुनिया की कोई ताकत, कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, तुम्हारे सामने झुकेगी। इस पर ये बददिमाग सांसद भड़क गई थी। सुनिए सोनाक्षी सिन्हा ने क्या कहा था, उनको भी सुन लीजिए। भाई आप जानते नहीं हो आपने आज क्या किया है। आई एम एन आर्टिस्ट ब्रो, बट जेन जी इज द आर्ट। मैं पता है बहुत हल्के में लेती थी जेन जी को। मैं क्या है, जानते मेकअप करते हैं, थक जाते हैं, कुछ नहीं होगा इनसे, उसके लिए नेवर अगेन। सल्यूट, salute. Look at me now. I want to be you. I want to be Gen Z. What have you done? खैर, अब दोस्तों इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों में तय कीजिए कि कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, मुजरा करेगी कांग्रेस, मंगलसूत्र छीन लाएंगे, देश के फलाने मारो फलानों को, इन सब टाइप की बातें करने वाले खुद प्रधानमंत्री और उनके एसोसिएट्स, सब कुछ माफ। लेकिन एक 15 वर्षीय बच्ची जिसको घसीट कर पूरे देश के सामने उसका नंबर लीक करके भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने किस तौर पर उसको धमकी दिलाई जा रही है, उसके साथ रेप की धमकी दे रहे, कौन? यही संघी, वो खुद उसका वीडियो है कि धमकियां मुझे मिल रही है, हमारा नंबर इन्होंने सर्कुलेट कराया। ये सारे के सारे लोग, इनकी एक सांसद जिसका एक रुतबा है, जिस कुर्सी का एक रुतबा है, उसको समझाने के बजाय, उस पर एक्शन लेने के बजाय हे उस 15 वर्षीय मासूम बच्ची से भिड़ते हैं। लेकिन वहां भी शिकस्त मिल जाती है। लेकिन अभिजीत दिव्य के 5 अगस्त के बाद से एक नई रणनीति के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में उनकी टीम उतर रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा होने से यही स्थिति हो गई थी, देश भर में होगा, कहां जाएंगे लोग? लेकिन जरूरी है दोस्तों, आप अपने अधिकारों को पहचानिए, अपनी आवाज उठाइए संवैधानिक दायरे में। वो तो शुक्र मनाएं कि कुछ बच्चे नादानी में गाली गलौज कर गए, वरना ये तो बिल्कुल हैंड टू माउथ होते, इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं होता। जैसे वो दरबारी गटर मीडिया कहता है कि उन पुलिस वालों का क्या जो अस्पताल में भर्ती हैं, उनको मारा इन लोगों ने। तो गद्दार गटर मीडिया दरअसल यही नैरेटिव फैलाने की कोशिश करता है। सावधान रहिए।